एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो बॉक्स कैसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना। तो अगर आप देखें ये वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं आ गई क्या आपके पास, जो ये डायरेक्शन है वही इस रिजल्टेंट की है। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपका जो फर्स्ट रूल आता है वो आता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को आप क्लास 9 में काफ़ी अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब आपने इसका ग्राफिकल मेथड देखने, सिर्फ याद नहीं करना है चीज़ों को। अच्छा, हेड टू टेल रूल आपको क्या बोलता है कि जो सेकंड वेक्टर होगा उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आके लगेगी। आपको मैंने बताया था हेड और टेल वेक्टर्स की क्या होती हैं। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, ये वाली साइड आपके पास क्या है, हेड, और ये साइड आपके पास टेल है। तो लेट्स सपोज अगर हम दो वेक्टर सपोज करते हैं, एक वेक्टर हम ऐसे ले लेते हैं, इसको मैंने वेक्टर ए बोल दिया, और एक वेक्टर हम इस तरह से ले लेते हैं वेक्टर बी। तो आपके पास क्या कहा है मैंने कि जो सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आके लगेगी। मींस जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आएगी। तो किस तरह से आएगी, मैंने आपको एक चीज़ और लास्ट लेक्चर में और भी बताई थी कि हम वेक्टर्स को अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जो हमारे पास क्या थे, फ्री वेक्टर्स थे। तो हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स होंगे। तो लेट्स सपोज मैं इस ए को मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ, ए वेक्टर यहाँ आ गया, इसकी लेंथ में चेंज नहीं आना चाहिए, और इस बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ ला के रखता हूँ। तो आपके पास ये बी वेक्टर आ गया। हम इसको हेड टू टेल रूल से जोड़ रहे हैं। हेड टू टेल रूल में क्या था कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगी। ऐसे ही हुआ है, सेकंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ी है। अब आपके पास इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मींस हम दो वेक्टर्स को रिप्लेस करके एक ही वेक्टर लगा सकते हैं। वो क्या होगा आपके पास कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक जाएगा, कुछ इस तरह से। फर्स्ट वेक्टर की टेल ये है और लास्ट वेक्टर की हेड ये है आपके पास, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। और हमेशा जो लास्ट वेक्टर होगा डायरेक्शन उसी तरफ आएगी रिजल्टेंट की, और इसे हम किससे बोलेंगे, आर से। आर से आपका रिजल्टेंट आता है। अब माइंड में आता है कि ये रिजल्टेंट है क्या। तो लेट्स सपोज ये जो ए और बी वेक्टर्स थे ये आपके पास फोर्सेस थी, और जैसा कि हम एक बॉक्स हमेशा सपोज करते हैं, दोबारा से एक बॉक्स सपोज कर लेते हैं, और इसके ऊपर दो वेक्टर्स मैंने बोले थे ना, ए और बी, इन्हीं वेक्टर्स को लेते हैं और ये फोर्सेस हैं। ये वेक्टर ए है जो इस बॉक्स के ऊपर लग रहा है, और ये वेक्टर बी है जो इस ये एक और फोर्स है जो इस बॉक्स पे लग रही है। इस तरह से दो डायरेक्शन, यही दो वेक्टर्स है ना। अगर आप देखें, मैं इसको मूव करके यहाँ ले आया, इस वेक्टर को मूव करके यहाँ ले आया। अब आप सब माइंड में लाएं कि अगर एक बॉक्स है, इस पे दो इस तरह से फोर्सेस लग रही हैं, तो बॉक्स को कहाँ मूव करना चाहिए। ऑब्वियसली बॉक्स आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, तो इसके अंदर बॉक्स जो मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा होगा या नहीं होगा, देखें, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो बॉक्स कैसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना। तो अगर आप देखें ये वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं आ गई क्या आपके पास, जो ये डायरेक्शन है वही इस रिजल्टेंट की है। तो आपके पास क्या हो रहा है कि दो वेक्टर्स के या दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी हों, उनकी वजह से जो ओवरऑल मोशन हुई वो आपके पास क्या कौन शो कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर शो कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आए। यहाँ से हम एक वेक्टर और ले लेते हैं। लेट सपोज ये ए वेक्टर है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट में एक वेक्टर सी ले लेते हैं, और हम कह रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो अब आप देखें, एक बॉक्स है, अगेन यही तीन फोर्सेस हैं जो इस बॉक्स पे अप्लाई हो रही हैं। वेक्टर ए ये आ गया, वेक्टर सी इधर ले आते हैं, और वेक्टर बी इधर ले आते हैं। तो अब अगर आप सोचें कि इस बॉक्स को किधर मूव करना चाहिए, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट है, मींस इस डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा। तो इस बार बॉक्स कहाँ मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसे हम हेड टू टेल रूल से देखते हैं। हमने क्या कहा था कि जो सेकंड वेक्टर की टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगी। देन अब आपके पास पहले तो दो वेक्टर्स थे, अब थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड से जुड़ेगी।
वही हो रहा है, इसकी टेल इसके हेड से, इसकी टेल इसके हेड से। तो आपके पास किस तरह से होगा, हम वेक्टर ए को वहां से मूव करके यहां पे ले आए, ऐसा ही हुआ है, वेक्टर ए या वहां से यहां आ गया। अब वेक्टर बी को उठाया और यहां लाके रख दिया, ये वेक्टर बी आ गया। ऐसा ही था ना, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगी, अब नेक्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड से जुड़ेगी, इसकी टेल यहां पे आपके पास, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये उठ के यहां पे आएगा ऐसे, ये क्या आ गया, वेक्टर सी। अब मैंने क्या बताया था कि रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी टेल से लास्ट वेक्टर की हेड पे उसकी डायरेक्शन जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी ये डायरेक्शन रिजल्टेंट की। तो आप देखें जो हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ रही है वही तो आपने बताई थी यहाँ पे कि जब फोर्सेस ऐसे लगी हैं तो बॉक्स ऊपर मूव कर जाएगा। तो आपको हेड टू टेल रूल क्या बता रहे हैं कि ओवरऑल जो आपके जो जितनी भी वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स की वजह से ओवरऑल क्या इफेक्ट आ रहा है वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा होगा। अब एक और एग्जाम्पल इसी की ले लेते हैं आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप यहाँ पे मैं वेक्टर्स ले रहा हूँ, फिर आप वीडियो को रोकें और आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करें। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, और एक वेक्टर ऐसे भी ले लेते हैं, वेक्टर एफ। अब आपने इन सबको हेड टू टेल रूल से जोड़ना है। अब अगर मैं इसको देख करूं कि आपके पास क्या हुआ, अगेन एक बॉक्स से ये सारी फोर्सेस इस बॉक्स पे लग रही हैं, कैसे, ये वेक्टर ए अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया, वेक्टर सी आ गया, वेक्टर डी आ गया, वेक्टर ई भी आ गया और वेक्टर एफ भी आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि हमारा बॉक्स किधर मूव करेगा। अब मुश्किल हो गई है कि हम कैसे बताएं कि हमारा बॉक्स किधर मूव करेगा, इतनी सारी फोर्सेस आ गई हैं आपके पास। तो हम क्या यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए बआसानी हम ये बात बता सकते हैं हमारा बॉक्स किधर मूव करेगा। तो इसलिए हेड टू टेल रूल यूज किया जाता है। पहले तो हम बता पा रहे थे डायरेक्टली डायग्राम से, लेकिन अब नहीं बता सकते। तो देखते हैं हमारा बॉक्स किधर मूव होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है, वेक्टर ए आपके पास आ गया यहां पे। सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगी, ऐसे उठ के ये यहां आ जाएगा, तो इसको हम यहां ले आते हैं, ये आ गया आपका वेक्टर बी, ऐसे ही बना हुआ है। अब वेक्टर सी कैसे, अब थर्ड वेक्टर की टेल, ये टेल है, ये टेल नहीं है, टेल ये है, थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड से जुड़ेगी, ऐसे उठ के ये यहां आ जाएगा। तो ले आते हैं कुछ ऐसे, देखें ऐसे उठ के आ रहा है ना, ये ऐसे यहां से उठ के आया और यहां आके लग गया। तो ये आपके पास कौन सा आ गया, वेक्टर सी आ गया। देन वेक्टर डी की टेल ये रही, पिछले वाले के हेड से जुड़ेगी, तो आपके पास ऐसे है, ये उठ के यहां आ जाएगा। हम इसको कहां ला रहे हैं, यहां पे, ताकि कंप्लीट डायग्राम बन सके। ये आ गया वेक्टर डी। अब नेक्स्ट वेक्टर की अगेन टेल लास्ट वेक्टर के जो ये वाला वेक्टर है इसके हेड से जुड़ेगी, कुछ ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा इस तरह से। तो आपके पास ये आ गया वेक्टर ई। नाउ लास्ट वेक्टर आपके पास है वेक्टर एफ, इसकी टेल इसके हेड से जुड़ेगी, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये यहां पे वेक्टर उठ के यहां आ जाएगा ऐसे। तो आपके पास ये आ गया वेक्टर एफ। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां से आएगी, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक, और हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो लास्ट वेक्टर की तरफ होगी, यहां नहीं होगी, यहां पे होगी, कुछ ऐसे। ये आपके पास डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमेशा लास्ट वेक्टर की तरफ डायरेक्शन होगी, ये लाजमी याद रखना। ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। इसका मतलब कि ये जितनी भी फोर्सेस लगी रही है इन सब की वजह से ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब माइंड में आते हैं कैसे ये उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। थोड़ा सा अगर आप यहीं पे देखना चाहें, सबसे पहले ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है, कैंसिल हो गई ये दोनों फोर्सेस। फिर आपके पास दो फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं, एक फोर्सेस इधर लग रही है, एक फोर्सेस इधर लग रही है। तो अगर आप देखें कि तीन फोर्सेस हैं जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है ना, एक डाउनवर्ड लग रही है, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए था, यहाँ इसको मूव कर देना चाहिए था, ऐसा ही हो रहा है। तो
इस तरह से हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं, किस लिए? ओवरऑल जो वेक्टर्स का इफेक्ट है वो बताने के लिए। आप देखें ये सारे वेक्टर्स जो रेड के बनाए हुए हैं, ये सारे वेक्टर्स हम हटाएंगे, इसकी जगह एक वेक्टर आ जाएगा ये वाला जो हमने रिजल्टेंट बताया है। और आप देखें इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, इसका मतलब इन सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का होगा। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगाएं, हम देखते हैं कि हेड टू टेल रूल से हमें ओवरऑल क्या फोर्स लगानी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी पता लग रही है, उस डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कितनी फोर्स थी, 1 2 3 4 5 6, इन 6 की 6 फोर्सेस को हम हटा दें। जो ये एक अकेला रिजल्टेंट है, इसके पास वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो उन 6 वेक्टर्स के पास थी। तो आपका रिजल्टेंट को इसी तरह डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसके पास वो तमाम प्रॉपर्टीज हों जो सारे के सारे कंबाइन जो वेक्टर्स हो रहे हैं उनके पास थी। जैसे मैंने यहाँ बताया ये 6-7 वेक्टर्स कंबाइन हुए, उसकी वजह से एक वेक्टर आया, इस वेक्टर के पास वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो उन 6 के पास थी। तो ये आपके पास क्या है, हेड टू टेल रूल। अच्छा, अब आपके पास एक बात और माइंड में आती है, एक छोटे सा इशू आपका और सॉल्व करते हैं, फिर हम मजीद आगे चलेंगे। कि मैंने वेक्टर ए बनाया, थोड़ी देर पहले मैंने ये सब किया था, ये वेक्टर बी बनाया और मैंने इन दोनों को हेड टू टेल रूल से कुछ ऐसे जोड़ा था, ये ए और ये बी, और रिजल्टेंट हमने बना दिया था ऐसे। मैंने आपको इस सब में क्या बताया कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगी। अब ये तो मैंने कहा कि सेकंड वेक्टर ये है, फर्स्ट वेक्टर ये है, ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं था यहाँ पे कि भाई यही सेकंड वेक्टर है यही फर्स्ट वेक्टर है। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला वेक्टर सेकंड वेक्टर हो, इससे फर्स्ट ले ले हम। तो वेक्टर्स की अरेंजमेंट चेंज करने से रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। यहां हमने क्या किया था, इसको सेकंड वेक्टर सपोज किया था, इसको फर्स्ट वेक्टर सपोज किया, ऐसी एक डायग्राम बन गई। अब हम वेक्टर बी को पहले ले रहे हैं और वेक्टर ए को बाद में ले रहे हैं, तो ये सेकंड वेक्टर हो गया और ये फर्स्ट वेक्टर हो गया है। सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगी। तो ऐसा ही होगा, आपके पास ये रहा वेक्टर बी, वेक्टर ए यहां से उठ के यहां आएगा कुछ ऐसे, ये आ गया वेक्टर ए, ऐसे ही जुड़ेगा ना। और ये फर्स्ट वेक्टर है, ये लास्ट वेक्टर है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां से आएगी, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड पर। तो आप देखें क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, नहीं हुई। जो डायरेक्शन यहाँ थी वही डायरेक्शन सेम यहाँ पे, हाँ मुझसे थोड़ा सा बनाने में हल्का सा अगर टेढ़ा हो गया हो, लेकिन आप देखें डायरेक्शन सेम है। तो आपके पास क्या हो रहा है, हम किसी भी वेक्टर को फर्स्ट ले लें, सेकंड ले लें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। वेक्टर्स की अरेंजमेंट से हमारी डायग्राम में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो आपके पास ये क्या था, हेड टू टेल रूल था। अब हेड टू टेल रूल के कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आपके पास ये तो मैंने बता दिया कि अब ये जो वैलिड फॉर इनफिनाइट वेक्टर मींस आपके पास हमने पहले 2 वेक्टर्स लिए, उसके ऊपर हेड टू टेल रूल लगाया, 3 वेक्टर्स लिए, हेड टू टेल रूल लगा लिया, 4 वेक्टर्स फिर हमने 6 वेक्टर्स लिए, हेड टू टेल रूल लगाया, अप्लाई हो गया। इसका मतलब हम जितने मर्जी वेक्टर्स ले लें, हेड टू टेल रूल हम यूज कर सकते हैं। तो हम इनफिनाइट मींस अनलिमिटेड वेक्टर्स लेते जाएं, हेड टू टेल रूल तब भी एप्लीकेबल होगा। तो ये यही है कि वैलिड होगा इनफिनाइट वेक्टर्स के लिए। कुछ आपके पास लॉज ऐसे भी हैं जो आपका इनफिनाइट वेक्टर्स के लिए यूज नहीं हो सकते, जैसे अभी हम नेक्स्ट एक देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ, और वो आपके पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको रेस करते देन हम मजीद आगे करेंगे। नाउ वी हैव पैरेललोग्राम लॉ, और ये आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर की सेकंड टाइप है। इसे समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पैरेललोग्राम आपके पास क्या होता है कि लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल है आपके पास, और आपको कहा जाता है कि इसकी शेप को चेंज कर दो किसी भी तरह से। आपने क्या किया, यहाँ से एक फोर्स अप्लाई की, यहाँ से एक फोर्स अप्लाई की लेट्स सपोज, और इसकी शेप ऐसे क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा दब जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह की कोई सी भी शेप जिसमें पहली चीज कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स बन रहे थे 4, एक ऐसी शेप जिसमें कोई 90 डिग्री का एंगल ना हो और फ्रंट की साइड्स इक्वल हो, जैसे जितनी लेंथ इसकी है वही लेंथ सेम इसकी है, जो लेंथ इसकी है वही फ्रंट वाली साइड की है। एक तो फ्रंट की जो लेंथ है वो सेम हो,
दूसरा कोई भी एज जो साइड है वो 90 डिग्री ना हो, 90 से कम हो या ज़्यादा हो, 90 ना हो। तो उस तरह के जो भी शेप्स होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब ये पैरेललोग्राम का हमने करना क्या है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमने दो वेक्टर्स लिए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने हेड टू टेल रूल देखा है। अगर मैं क्या करता हूं, इनको थोड़ा सा ज्वाइन करता हूं, इस वेक्टर ए को सॉरी बी को उठाया और उठा के यहां ला के रख दिया, तो आपके पास कैसी डायग्राम बन जाएगी, ये आ गया आपका वेक्टर ए, या इधर बना लेते हैं या यहीं बनाते हैं, ये आ गया वेक्टर ए और ये आ गया वेक्टर बी। ऐसे ही होगा वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हो गई है, अभी आप उसको छोड़ दें, मेरे पास स्केल नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज इस बी को मूव करके यहाँ ले आते हैं, कर सकते हैं ना। मैंने बताया था हम जितने वेक्टर्स पढ़ रहे सारे फ्री वेक्टर्स हैं सिवाय पोजीशन वेक्टर के। जब पोजीशन वेक्टर आएगा तो उसे मूव नहीं कर सकते। ये आपके फ्री वेक्टर्स हैं, बी वेक्टर को यहाँ से उठाया और यहाँ ला के रख दिया, एक इमेजिनेशन में लेके आ रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा आपके पास, डॉटेड बना रहे हैं कि हम इमेजिनरी वेक्टर बी लेके आ रहे हैं, और इस वेक्टर ए को उठा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ वेक्टर ए आ गया, यहाँ वेक्टर बी। क्या ये एक पैरेललोग्राम बन गया, बिल्कुल ऐसा। तो ये आपके पास क्या आ गया, पैरेललोग्राम। अब हम इसी से वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। हमने क्या किया, ए और बी को हेड टू टेल रूल से तो जोड़ा लेकिन रिजल्टेंट नहीं बनाया। बी को उठा के यहाँ ले आए, ए को उठा के यहाँ ले आए, एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया। अब आपके पास इसमें जो लॉन्ग डायगोनल होगा, आपके पास डायगोनल्स आपने देखे थे, जैसे आपके पास इसमें स्क्वायर में ये दोनों को हम डायगोनल्स बोलते थे। इसमें जो डायगोनल में जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो कौन सा है, ये वाला। ये आपके पास रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा फाइनल वेक्टर की तरफ होगी। तो ये आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ये रिजल्टेंट बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। हाँ, इसको आप थोड़ा सा मजीद समझे। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो ये डायरेक्टली वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर है। अगर हम इसे रिजल्टेंट फॉर्म में ले रहे हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। अब आपके पास क्या होता है कि इस r को हम फाइंड कैसे करें। अब आपको वैल्यूज भी फाइंड करनी है कि वेक्टर r की वैल्यू क्या होगी। तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी, और ये बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आपके पास क्या है, ये एक फॉर्मूला है जिसे हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला आ रहा कहाँ से। यहाँ पे ये थीटा क्या है, इस सब को हम देखते हैं। नाउ हमने इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। हमने क्या किया, सेम इस डायग्राम को यहाँ बनाया और इसके पॉइंट्स बना लिए पी क्यू आर और एस। 4 पॉइंट्स है आपके पास। हम इस डायग्राम को रेज कर रहे हैं ताकि हमारे समझने में आसानी रहे। अब हम क्या करते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे आपके पास, सॉरी ये हमें यहाँ पे बी आएगा, वेक्टर बी इधर आया और वेक्टर ए यहाँ आया है। आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि एंगल बन रहा है अल्फा। किस में बन रहा है, वेक्टर ए और रिजल्टेंट में। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। सपोज कर रहे हैं ये वाला एंगल किसके बीच में है, वेक्टर ए और आर के बीच में, रिजल्टेंट के बीच में। और ये वाला एंगल कहाँ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। यहां से आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि जब भी हम एंगल्स लेंगे वो टेल्स के बीच में बनने चाहिए। ना तो ऐसा हो कि एक हेड और एक टेल के बीच में बन रहा है, जैसे मैं बोलूं इधर और इधर, एक वेक्टर की हेड आ रहा है एक वेक्टर का टेल हो, तो यहाँ पे एंगल गलत है। हमेशा क्या होगा, दो वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, तो हमेशा इन दोनों की टेल्स यहाँ पे ना, यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं टेल्स में। एक एंगल ऐसे बन रहा है थीटा, एक और एंगल भी बन रहा है यहाँ पे, ऐसे भी तो एक एंगल बन रहा है।
तो हमेशा टेल्स के बीच में जो स्मॉल एंगल बनता है उसे हम लेते हैं। यहाँ देखें वेक्टर ए और वेक्टर आर की टेल के बीच में मैंने अल्फा लिया है, और इसी तरह वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल के बीच में मैंने थीटा एंगल लिया है। तो आपके पास हमने ये कुछ एंगल सपोज कर लिए है, इस बी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल सपोज करते हैं, कुछ ऐसे। हमने पी क्यू आर एस तो ले लिए, यहाँ पे हम पॉइंट टी ले लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ एंगल क्या बन रहा होगा, क्या आप बता सकते हैं? आपने एक थ्योरम पढ़े कुछ, और जिसमें लेट्स सपोज एक लाइन ऐसे आ रही है और इसे एक लाइन आके इस तरह से कट करती है। तो आपने पढ़ा था कि जो एंगल यहाँ बनता है थीटा, सेम वही एंगल यहाँ बनता है। जो आपने कहा था कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आए ना, आप अपनी कॉपी पे 2 लाइंस किसी भी तरह से खींचें और अपोजिट एंगल डी से या प्रोटेक्टर से मेजर करें, सेम आ रहे होंगे। इसी तरह जो एंगल यहाँ पे बनेगा सेम वो एंगल यहाँ भी बनेगा। ये आपके पास फर्स्ट थ्योरम था। सेकंड थ्योरम आपको क्या कहता था कि आपके पास लेट्स सपोज एक लाइन है, उसको 2 एक जैसी लाइंस आके कट करती हैं। कैसे? एक लाइन ने ऐसे कट किया और एक लाइन ने ऐसे कट किया, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। सेम एंगल यहाँ बनेगा और सेम एंगल यहाँ भी बनेगा। जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ, यहाँ और यहाँ होंगे। और इसी तरह जो सेम साइड वाले एंगल्स हैं ये वाले, ये भी सेम होंगे। जो ब्लैक से बना है वो सारे एक इक्वल होंगे एंगल, जो ब्लू वाले ये भी सारे इक्वल होंगे। तो आप अगर यहाँ पे आकर देखें, यहाँ पे आए, ये पूरी एक लाइन एक ही चल रही है। ये ए वाली लाइन मैंने स्ट्रेट बना दी, ये ए वाली लाइन मैंने एक्सटेंड करके यहाँ बना दी। ये वाली लाइन किसकी है? बी की। और बी और ए के बीच में एंगल क्या बन रहा है? थीटा। ये वाली लाइन किसकी है? ये भी तो बी की है ना, यहाँ पे भी बी ही चल रहा है, तो यहाँ भी एंगल क्या होएगा? सेम लाइंस कट कर रही है ना, तो यहाँ पे भी एंगल आ जाएगा थीटा। जो एंगल यहाँ बन रहा है सेम वही एंगल यहाँ बन रहा है, दोनों एंगल सेम होंगे। आप चाहें तो अपने पास लाइंस खींच के देख भी सकते हैं। अच्छा, देन आपके पास अब हम इस ट्राइंगल में ट्राइंगल आर एस टी को सपोज कर रहे हैं। इन ट्राइंगल आर एस टी, इस ट्राइंगल में हम कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसमें आपके पास जिस साइड के साथ एंगल और 90 डिग्री बनता है वो साइड हमेशा आपके पास कौन सी होती थी? बेस साइड होती है। थीटा के सामने वाली साइड, ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड ये वाली जो साइड है ये आपके पास हाइपोटेनियस है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास? कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है? आर टी। आर टी है आपके पास बेस, से ले लेते हैं आर टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? आर एस। आर हम पॉइंट से शो कर रहे हैं इसको, आर एस डिवाइडेड बाय आर एस इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब अगर आप देखें ये आर एस बराबर किसके है? आर एस तो आपके पास क्या शो कर रहा है? वेक्टर बी को शो कर रहा है। तो इस आर एस को रिप्लेस करके हम यहाँ पे वेक्टर बी लिख दें। अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू आर टी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी, ये बी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा इक्वल्स टू आर टी। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया है। इसी में अब हम साइन थीटा इस ट्राइंगल में अगर यूज करें, अगेन इन ट्राइंगल आर एस टी, साइन थीटा किसके बराबर होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बिल्कुल सही। और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? एस टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सी साइड है? अगेन आर एस। और आर एस किसके बराबर है? वेक्टर बी के। तो यहाँ हम डायरेक्टली बी लिख देते हैं और यहाँ पे साइन थीटा। बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा बी साइन थीटा इक्वल्स टू एस टी। ये आ गया आपके पास, 2 एक्सप्रेशंस आ गए। अब आपके पास लास्ट एक्सप्रेशन, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। किस तरह से यूज करेंगे? इसी ट्राइंगल में हम कह रहे हैं कि पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस पीटी लिख, पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। और हम पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज कर रहे हैं? यहाँ आप एक नया ट्राइंगल देखें, पी एस टी।
ऐसे एक ट्राइंगल बन रहा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पीएसटी। ये पाकिस्तान सोशल स्टडीज़ नहीं है, हमने एक ट्राइंगल सपोज किया है। यहाँ से ये आ गया PST और इसमें आपके पास क्या फॉर्मूला होता था पाइथागोरस थ्योरम का? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपके पास इसे हम मजीद अगर सॉल्व करें हाइपोटेनियस, यहाँ आप इस ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा यहाँ पे अलग बना लेते ताकि आसानी रहे। ट्राइंगल PST यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? एंगल आपके पास अल्फा बन रहा है, सॉरी अल्फा, और PT यहाँ पे ये बेस है आपके पास, परपेंडिकुलर ST साइड है और हाइपोटेनियस क्या है? ये जो आपके पास बराबर है रिजल्टेंट के। तो आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस रिजल्टेंट का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है ना, ये बेस साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मींस R का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर। इसमें बेस क्या है? PT। अगर आप देखें PT किसके बराबर है? PR प्लस RT। ये टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? PR प्लस RT। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PR प्लस RT का होल स्क्वायर। बेस की यही वैल्यू है ना, देखें बेस PR प्लस RT। देन आपके पास परपेंडिकुलर क्या है? ST, यहाँ पे भी ST ही है तो ST का स्क्वायर। नाउ अब अगर आप देखें R स्क्वायर इक्वल्स टू PR, ये डिस्टेंस है PR किसके बराबर है? वेक्टर A के बराबर है। PR डिस्टेंस वेक्टर A के बराबर है, तो यहाँ आ गया A प्लस RT किसके बराबर है? RT की वैल्यू B cos थीटा, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ST B साइन थीटा, और ये आ गया B साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है A प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये आपके पास फर्स्ट टर्म A है और सेकंड टर्म B ले रहे हैं हम, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता था A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं हम, आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूले पे ओपन हो रहा है A स्क्वायर प्लस 2AB किसके बराबर है? B cos थीटा के, प्लस B स्क्वायर मीन्स B cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस इसे हम ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, प्लस ये ओपन होगा क्या हो जाएगा? B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास ओपन हो गया और ये एज इट इज आ गया। अब अगर आप देखें इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या आ रहा है? B स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे क्लास, आई थिंक मैट्रिक में, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, वापसी यही आएगा, तो 1 हम लिख ही नहीं रहे। इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं। R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, B स्क्वायर को पहले लिख रहे हैं, प्लस 2AB कॉस थीटा। अब अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं होगा क्योंकि हर टर्म पर स्क्वायर नहीं, आपका होल स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ रूट ले लें तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया है? इस रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आ गया आपके पास, जो कि ये है
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और उसका होल रूट लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। आपने इस सब में एक बात बहुत जरूरी याद रखनी है, ये थीटा जो है, ये थीटा क्या है आपके पास, ये वो थीटा है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल्स के बीच में बन रहा है। इस बात को लाजमी याद रखना है। अगर आप ये एक चीज़ भूल जाते हैं तो इस पूरी डेरिवेशन को करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इस थीटा को बताने के लिए ये पूरी डेरिवेशन हमने की है कि ये जो थीटा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल्स के बीच में एंगल बन रहा है। यहाँ पे हमेशा ये एंगल टेल्स के ही बीच में बनना चाहिए। अगर ये हेड टेल में बन गया या कुछ ऐसा हो जाता है, आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है कि एक तो आपके पास ये रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आ गया, आप इसे नोट करें, देन हम मज़ीद आगे करते हैं। नाउ मैंने इसी को यहाँ पे बहुत साफ करके बना दिया। ये जो हमने चीज़ें एक्स्ट्रा बनाई थी वो सारी अगर हम इसमें से रेज कर दें तो आपका एक साफ़ सुथरी सी ऐसी डायग्राम बन जाएगी। तो हम इससे रेज करते हैं और हम वापसी इस डायग्राम पे आ जाते हैं। तो अगर आप देखें हमने अभी क्या फाइंड किया था, ये थीटा मैंने बताया, ये थीटा क्या होगा, हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी या कोई से भी दो वेक्टर्स हों उनकी टेल्स के बीच में बनेगा। जो हम जिन वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे थे उनकी टेल्स में ये एंगल बन रहा है। अब लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है थीटा, इसको थीटा डैश बोल देते हैं और इसको थीटा डबल डैश बोल देते हैं। अब आपको ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो अब क्या करें हम, तो अब आपके पास क्या होगा कि लेट्स सपोज एक सादी सी साफ सी डायग्राम बनाते हैं। आपको एक लॉ, अभी जो हमने प्रूव किया वो था कोसाइन लॉ, अब हम देखने लगे हैं साइन लॉ। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, और यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ एंगल बन रहा है बीटा और यहाँ एंगल बन रहा है गामा। आपको कहा जाता है कि आपको लेट्स सपोज आपको ये बीटा एंगल पता है, ये एंगल आपको पता है पहले से, और आपको ये ए पता है और बी का मैग्नीट्यूड भी पता है। आपको कहा जाता है वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, अल्फा और गामा एंगल भी फाइंड करो। तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है जिसमें आप क्या करते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। इसे हम इंशाल्लाह आगे जाके प्रूव भी करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे, अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी सही से। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें हम करते क्या हैं, ये कैसे यूज़ होगा। आपके माइंड में सबसे पहले तो आएगा कि एक ही इक्वेशन में 2 इज इक्वल्स टू कैसे आ गए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई सी भी दो साइड्स को यूज़ करेंगे, तीसरी साइड को छोड़ देंगे। अच्छा, आपको क्या क्या पता है, वेक्टर ए पता है, मैग्नीट्यूड इनका, बी का मैग्नीट्यूड और बीटा एंगल पता है। तो हम इस फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए के फ्रंट का जो एंगल है वो, इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल, अगर आप देखें सामने एंगल अल्फा है तो हम नीचे लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल्स टू, और हमें क्या पता है, अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख रहे थे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वेक्टर बी के सामने वाला एंगल क्या आ जाएगा, साइन बीटा। तो अगर आप देखें यहाँ हमें क्या क्या कुछ पता है, ये पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। एंगल अल्फा आ गया, लेट्स सपोज हमने एंगल अल्फा निकाल लिया। नाउ अब आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, इन पे फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सी के लिए फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे, कोई सी भी साइड ले लें, जैसे हमने ए अपॉन साइन अल्फा लिया था, वेक्टर ए डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल, जो वो एंगल जो फ्रंट पे बन रहा है, इक्वल्स टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी के सामने एंगल बन रहा है गामा, तो क्या हो जाएगा साइन गामा। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं और ये आपके पास कहलाता है साइन लॉ। पहले वाला था कोसाइन लॉ, अब आपके पास है साइन लॉ। साइन लॉ कुछ इस तरह से साइन लॉ, और जो पहले किया वो क्या था, कोसाइन लॉ। जैसे आपने कॉस साइन पढ़े ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन आ रहा है तो इसे साइन लॉ बोल दिया, वहाँ कॉस आ रहा था तो उसे कोसाइन लॉ बोल दिया। तो ये आपके पास क्या था, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ये दोनों चीज़ें यूज होंगी। जैसे आपको आपने क्या किया, एक पैरेललोग्राम में
यहाँ पे रिजल्टेंट, पहले आपने रिजल्टेंट फाइंड किया, आपको यहाँ पे थीटा पता था, आपको कहा जाता है यहाँ वाला थीटा फाइंड करो। यहाँ पे लेट्स सपोज जो एंगल है उसे हम फाई बोल रहे हैं, फाई को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी एंगल को हम शो करेंगे। और यहाँ पे आपको वेक्टर ए भी आपको पता है और वेक्टर बी भी पता है, इसमें सब कुछ आपको पता है। आपने फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है फाई। कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर और सामने डिवाइड बाय उसका एंगल, वेक्टर आर है ना, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर के सामने कौन सा एंगल है, फाई, क्या आ जाएगा साइन फाई इक्वल्स टू कोई सा भी और वेक्टर ले लें, यहाँ का एंगल तो नहीं पता, ये वाला पता है ना, तो हम वेक्टर बी लेंगे, वेक्टर बी और इसके सामने एंगल क्या है थीटा, तो हम क्या लिखेंगे साइन थीटा। यहाँ से आपके पास ये एंगल आ जाएगा फाई, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। तो इस तरह से जो हमने दो फॉर्मूले देखे, एक कोसाइन लो और साइन लो, दोनों पैरेललोग्राम में यूज होंगे। ये आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स के दो मेथड्स हो गए। एक वेक्टर और भी होते हैं ग्राफिकल मेथड, जिसे इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।